नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है। मैंने एक हिंदी नाटक देखा जिसका नाम चाणक्य है। और पिछले 3 दशकों से इस नाटक के प्रयोग देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। मनोज जोशी नाम का अभिनेता है जो अलग अलग सीरियल्स में, नाटकों में और फिल्मों में अभिनय करता है। और वो मेरा दोस्त है, परिचित है। तो बहुत दिन पहले से वो बोल रहा था, आपको भाऊ मेरा नाटक देखना चाहिए। मुझे इतना मालूम नहीं था कि ये नाटक क्या है, किसने लिखा है। लेकिन वो पीछे पड़ गया था, और मैं जहाँ नवी मुंबई में रहता हूँ, वहां से नजदीक ठाणे में इसका प्रयोग था। तो उसने मुझे फोन किया, अगर आप आ जाएंगे, नजदीक है तो अच्छा रहेगा। तो मैं गया था। ट्रैफिक में मुझे थोड़ा देर हो गई, तो पहले समय पर नहीं पहुंचा। और 10-15 मिनट नाटक शुरू होने के बाद मैं उस नाट्यगृह में पहुंचा। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त तो मनोज मंच पर था, उसका एक्टिंग चल रहा था, ड्रामा चल रहा था। और मैं जाके, उसने जो जिस लड़के को कहा था, उसने मुझे सही सीट पर बिठा दिया। जब मध्यांतर हो गया तो मैं भी उठकर अंदर मंच की पिछली बाजू, जहाँ मेकअप रूम वगैरह होता है, मिलने की जगह होती है, वहां पहुंचा। मनोज से बात की और मनोज को सॉरी भी कहा कि मैं समय पर नहीं पहुंचा, तो नाटक का शुरुआती हिस्सा थोड़ा निकल गया। तो मनोज ने एक बहुत भारी बात कही मुझे। वो बोला, भाऊ कोई बात नहीं, इस नाटक का पहला अंक जो है उससे भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यांतर के बाद नाटक का जो उत्तरार्ध है वो आपने देखना जरूरी है, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। और वो बारीकी से देखिए और समझिए। तो मैंने मान लिया। और जब मध्यांतर के बाद नाटक शुरू हो गया तो मैं, दोस्तों, अचंभित हो गया। अचंभित हो गया, इसलिए अचंभित हो गया कि वो तो कुछ 2000-3000 साल पुरानी बात हो गई, चाणक्य चंद्रगुप्त। लेकिन वो जो हमारी हिस्ट्री है, उसका, उस पर आधारित ये नाटक देखते हुए उसका जो अलग अलग घटनाएं उसमें दिखाई है कि मगध देश के राजा धनानंद के पास आर्य चाणक्य पहुंच जाते हैं। वहां जो कुछ होता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि चोटी को घाट नहीं मारूंगा जब तक तुम्हारा अन्याय करने वाला शासन खत्म नहीं करूंगा। और वो एक योद्धा की शोध में निकल जाते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी चीजें। और दुनिया घूमकर वो फिर मगध देश में आ जाते हैं। और जो उनको योद्धा चाहिए वो मगध में ही मिल जाता है, जिसका नाम चंद्रगुप्त है। और वो दासी पुत्र होता है। धनानंद के पिता की एक दासी है, और उसका ये पुत्र है जिसका नाम चंद्रगुप्त है। तो ये तो कहानी आपको मालूम है। लेकिन उसको सत्ता में बिठाना और धनानंद को सत्ता से हटाना, यहां से लेकर आखिर में यह सत्ता परिवर्तन करने के बाद आर्य चाणक्य ने खुद के लिए क्या हासिल किया, ये जो उस नाटक का आशय है, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। और इसलिए वो सारी चीजें जो है कि वापस आर्य चाणक्य मगध देश में लौटता है, और उसके बाद जो जो प्लान करता है, जो जो तैयारियां करता है, जिस ढंग से चंद्रगुप्त के लिए वो सेना खड़ी कर देता है, सेना की जो रसद चाहिए, साहित्य चाहिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, इसके लिए जिस जिस ढंग से एक एक प्लान आर्य चाणक्य बनाते हैं, वो देखकर पता चलता है कि चाणक्य नाम की चीज क्या होती। आजकल की खबरों में, बातों में हम बार बार
चाणक्य चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य, कांग्रेस के चाणक्य या उबाठा शिवसेना के चाणक्य वगैरह इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रणनीति, रणनीति इस शब्द का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, लेकिन क्या ये शब्द जो है उसका आशय हमें पता है? जब ये नाटक का उत्तरार्ध मैंने देखा तब मेरे दिमाग की बत्ती जली। यही तो आजकल हो रहा है। जिस ढंग से बंगाल का चुनाव जीता गया, बंगाल का चुनाव जीतने से पहले जिस ढंग से नेपाल से तेलंगाना तक फैला हुआ नक्सल कॉरिडोर खत्म किया गया, नक्सलिज्म को खत्म किया गया, उसका नामो निशान मिटाया गया, बंगाल जीता गया, और बंगाल बीजेपी ने जीता, इसको इंपॉर्टेंस नहीं है। बंगाल राष्ट्रवादी पार्टी के हाथ में आया, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और इसकी पूरी झांकी हमें उस वक्त के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसमें मिलती है। मगध देश को चैलेंज करने के लिए उसके नजदीक 3 छोटे छोटे राज्य होते, उनको इकट्ठा करके एक राज्य बनाना, उसके लिए आदिवासियों की, वनवासियों की मदद लेना, उनके लिए हथियार की आपूर्ति करना, और वो हथियार तैयार मिले इसके लिए और कुछ करना, और उसके बाद जब इन 3 राज्यों का मिलकर एक देश बन जाता है, एक छोटा राज्य बन जाता है, उसको मगध पर हमला करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए नेपाल के नरेश की मदद ली जाती है। अब नेपाल का नरेश किस आधार पर संधि नहीं करेगा, इसका भी सोच के कई सालों से जो प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद में धनानंद की हत्या होना, नेपाल नरेश की मदद लेना, और नेपाल नरेश मगध देश को दगा ना दे और पूरा आर्यावर्त इकट्ठा हो जाए, इसका पूरा प्लानिंग जो उस समय के घटनाक्रम में हमें दिखाई देता है, वो अगर हम आज हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही है उसको देखे और समझे तो पता चलता है। हमारे देश के अंतर्गत हमारे पड़ोसियों में बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, या श्रीलंका हो, या उसके भी परे अफगानिस्तान या अरबस्तान, दूर अमेरिका हो या यूरोप हो, यहां तक की घटनाओं का हमारे देश के अंतर्गत घटनाओं से तालमेल जुलाकर मिलाकर जो कुछ चल रहा है वो देखा, तब मुझे पता चला कि चाणक्य क्या है। और तब जाके पता चला कि हमारे देश के गृह मंत्री, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, उनके घर में जब फोटो निकाले जाते या शूटिंग होता है, तो जिस सोफा पर अमित शाह बैठते हैं उसके पीछे दीवार पर 2 फोटो टंगे होते हैं। एक होता है स्वतंत्रवीर सावरकर का और दूसरा होता है आर्य चाणक्य का। तो आर्य चाणक्य अपने पीछे दीवार पर अमित शाह क्यों लगाते हैं, ये मेरी उस नाटक के बाद समझ में आया। कितनी जटिल समस्याएं एक दूसरे से जोड़कर उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश ये हमारे गृह मंत्री करते, वो देखा तब पता चला। और आज उसी आधार पर मैं आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बारे में कुछ बताने वाला हूं। जितना बंगाल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बंगाल बॉर्डर स्टेट था, सीमावर्ती राज्य था। बंगाल के आगे जाओ तो बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बंगाल पूरा का पूरा भारत सरकार की इच्छा अनुसार चलना हमारे पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए आवश्यक बनता है, और इसलिए बंगाल जीतना जरूरी था। दूसरी बात, बंगाल जो आज हम भारत में है जो हिस्सा, उसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अगर ये पश्चिम बंगाल है तो पूर्व बंगाल कहा गया। तो पूर्व बंगाल देश का विभाजन जो 70 साल पहले हुआ, उस वक्त जो पूर्व बंगाल था उसका पूर्व पाकिस्तान बनाया गया। आगे चलकर 71 में उसी का ही बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता था,
या भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाया करता था, उसको सबक सिखाना जरूरी था, उसको थोड़ा बहुत कमजोर भी करना जरूरी था, बिल्कुल पाकिस्तान के तरफ उसको दुर्बल बनाना जरूरी था। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी बंगाल, पश्चिम बंगाल बीजेपी का सरकार आना। तो बंगाल में बीजेपी का सरकार आया तो उसके आगे की स्टेप है जो विभाजित बंगाल है वो पूरा का पूरा एक करना। और जब विभाजन हुआ देश का तो सिर्फ बंगाल का नहीं हुआ था, पश्चिम में जो पश्चिम उत्तर में जो पंजाब राज्य था वो भी उतना ही विशाल था। आज उस अखंड पंजाब के 3-4 टुकड़े हो गए, उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान में है जिसको पश्चिम पाकिस्तान बोला जाता है। उसमें से पंजाब नाम का जो प्रांत है वो ओरिजिनली पंजाब का एक हिस्सा है। भारत का जो पंजाब है वो एक है, लेकिन उसका ही एक थोड़ा हिस्सा जिसको हम हरियाणा कहते हैं, थोड़ा हिस्सा है उसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं। तो अगर पूर्व सीमा के पास बांग्लादेश का बंदोबस्त बंगाल जीतने से हो गया है तो पश्चिम सीमावर्ती प्रांत जो पंजाब है वो भी बंगाल जितना ही इंपॉर्टेंट है। और उसको भी केंद्र की छत्र छाया में लाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जितना बांग्लादेश तकलीफ करने वाला था और तृणमूल कांग्रेस तकलीफ देने वाली थी, बिल्कुल उसी तरह से आज का जो पंजाब है वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार वहां है या अकालिया कांग्रेस है उनके हाथों पंजाब रहना, इसका मतलब देश की सुरक्षा को धोखा है। ड्रग्स, गुनाहगारी, टेररिज्म, इससे पंजाब बिल्कुल ग्रस्त है और उससे पंजाब को निकालना जरूरी है। तो बंगाल के साथ साथ पंजाब में भी केंद्र की दोस्ती रखने वाला सरकार पंजाब में होना जरूरी है। और इसका प्लानिंग मैं मानता हूं कि अपने दीवार पर चाणक्य की प्रतिमा लगाने वाले अमित शाह ने बहुत पहले सोचा होगा। 2019 में देश के गृह मंत्री बनकर अमित शाह केंद्र सरकार में शामिल हो गए और देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर, अपने कंधे पर उठाई। मुझे लगता है तब से उनके दिमाग में बंगाल, पंजाब और कश्मीर था। कश्मीर प्रायोरिटी का विषय था, प्राथमिकता का विषय था। तो 2019 में दूसरी बार मोदी सरकार आने के बाद पहला 370 हटाने का कदम उठाया गया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते बंगाल में पैर जमाए गए और बंगाल में पैर जमाने के बाद आज बंगाल बीजेपी की छत्र छाया में आया है। वो मैं बीजेपी को इंपॉर्टेंस नहीं देता जितना वो सेंटर की इच्छानुसार चलने वाला राज्य बन गया है। वैसे ही पंजाब भी होना जरूरी है। और ये प्लान मुझे लगता है कि पंजाब के लिए बहुत सालों से अमित शाह के दिमाग में होगा। और आज जब 8-7 महीने के बाद जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी में शायद अमित शाह लग गए और उसके कुछ लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टूटी, वैसे ही बहुत जल्दी पंजाब में केजरीवाल और भगवंत सिंह मान की आम आदमी पार्टी टूट सकती है। टूटने का मतलब उसका विलय बीजेपी में होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे टीएमसी एक अलग गुट बनकर खड़ी हो गई है, जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी बीजेपी के साथ है लेकिन बीजेपी से अलग है। मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत होगी और केजरीवाल और भगवंत सिंह मान इनको नकारने वाली आम आदमी पार्टी उसी से उभरेगी जो केंद्र के साथ दोस्ती रखेगी और देश की सुरक्षा के लिए केंद्र के साथ सहयोग करेगी। और जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है
अभी वो अकाल तख्त और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। जो कोई नया कानून भगवंत सिंह मान बनाना चाहते थे, उससे सिखों का सबसे उच्च पद जो होता है, अधिकार होता है, जिसको अकाल तख्त बोला जाता है, उस अकाल तख्त ने अब अपनी तलवार आम आदमी पार्टी और भगवंत सिंह मान के खिलाफ म्यान से निकाली हुई है। पहली बार ऐसा हो गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को अकाल तख्त ने सिख द्रोही घोषित किया, गुरु द्रोही घोषित किया है। और उससे एक और मामला खड़ा हो गया कि अकाल तख्त को कंट्रोल करने के लिए जो कानून बनाने की कोशिश भगवंत सिंह मान कर रहा है, उसके खिलाफ भी अकाल तख्त ने अपनी तलवार खींच ली है, म्यान से बाहर निकाली है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी में जितने सिख एमएलए हैं, उनको अकाल तख्त ने अपने सामने बुलाया और बारीक बारीक सवाल उनसे पूछे। क्या जो कानून आ रहा है, जो अकाल तख्त को मात देना चाहता है, वो कानून पारित करने के लिए आपने पढ़ा है, आपने समझा है? अगर नहीं है तो भगवंत सिंह जो पहले से ही गुरुद्रोही है, उसका साथ देना, यानी आप भी गुरुद्रोही, सिख द्रोही घोषित हो सकते हो। जिसको अकाल तख्त ने गुरुद्रोही घोषित किया है, उसके साथ रहना, उसका साथ देना, उसको सहयोग देना सिख पंथ के खिलाफ हो सकता है। ये अकाल तख्त ने खुले आम बहुत सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए को कह दिया है। और उसके बाद जो खबर आई है, कम से कम आम आदमी पार्टी के जो 94 वगैरह एमएलए है, उनमें से 60 एमएलए केजरीवाल और भगवंत सिंह मान का साथ छोड़ने के लिए राजी हो गए। इस काम में आपको समझाने की जरूरत नहीं। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए, वो लगे हुए और 60 का आंकड़ा बन गया। आम आदमी पार्टी के 60 एमएलए टूटने के लिए, अलग होने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। प्रतीक्षा और टीम आम आदमी पार्टी के एमएलए की है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर अगर पार्टी अलग होनी है, टूटनी है, तो उसके लिए 2/3 एमएलए लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज अचानक ये प्लान बन गया कि चलो टीएमसी टूटिए, अब आम आदमी पार्टी तोड़ेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। इसका प्लानिंग बहुत पहले से हुआ होगा, और वही तो चाणक्य नीति होती है। अगर मिले कहीं तो ये मनोज जोशी का जो चाणक्य नाम का हिंदी नाटक है, जरूर देखे। और उससे भी इंपॉर्टेंट है उसका जो उत्तरार्ध है, आधा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, वो बारीकी से देखे और समझे, तो शायद आज अमित शाह किस ढंग की राजनीति हमारे देश में कर रहे, उसका अंदाजा आपको हो सकता है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।